प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हम डॉक्टर हमजा अली मलिक से बात कर रहे हैं, डायरेक्टर हैं स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट के। जो महंगाई पे बात हो रही थी, बेस ईयर चेंज हुआ, तो आप कह रहे हैं उस पर उसका कोई इफेक्ट? जी, मैं पहले ब्रेक से पहले एक्सप्लेन कर रहा था कि मेथोडोलॉजी तो इट वाज लॉन्ग इन कमिंग, लॉट ऑफ वर्क प्रोसेस में था, ठीक है, तो वो हो गया। असल बात जो समझने की है कि इससे हमारी असेसमेंट पे या स्टेट बैंक के स्टांस पे क्या फ़र्क पड़ा, क्या फ़र्क नहीं पड़ा, वो मैं आपको बताऊँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कई दफ़ा प्रोग्राम में हाईलाइट किया है कि मॉनेटरी पॉलिसी इज़ द फॉरवर्ड लुकिंग इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज। तो हमारी जो असेसमेंट होती है कि हमारी इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शंस क्या हैं। So we did a lot of statistical work in trying to compare the old series and the new series and then doing the forecasts कि भाई forecast में significant change आया है नहीं आया है and all that। तो हमारी assessment में forecast में कोई change नहीं आया है। This is what we have written in what we have written in the statement also कि हमारी अभी भी assessment है at this point in time। इस वक्त जो available information है हमारे पास, इस वक्त जो assumptions हमने incorporate की हैं कि हमें 12% का जो हदफ महंगाई का, इन्फ्लेशन का दिया गया है हमें गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे ख्याल से उसके चांसेस हैं कि वो मीट हो जाएगा। ठीक है। और ये नई सीरीज़ के ऊपर भी यही रिज़ल्ट है, पुरानी सीरीज़ के ऊपर यही रिज़ल्ट है। तो न्यू बेस ओल्ड बेस की वैसे इन्फ्लेशन की बात नहीं है। बात ये है कि स्टेट बैंक अभी ये कह रहा है कि हमारी, और ये लास्ट टाइम जब 50 बेसिस का सरप्राइज़ कट किया था हमने जुलाई में, तो उस वक्त यही बात मैंने एम्फसाइज़ की थी कि एक बड़ी मोटी बात जो पूरी एनालिस्ट कम्यूनिटी ने इग्नोर कर दी थी उस वक्त के कमेंट्रीज़ में अपनी, हमें एक हदफ दिया जाता है टारगेट, और हमारी असेसमेंट प्रोजेक्शंस की जाती हैं कि भाई ये टारगेट मीट होने का क्या चांस है। तो अगर प्रोजेक्शंस और टारगेट अलाइन है देन यू लुक एट दी अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टेट बैंक। वंस यू से कहा इन्फ्लेशन का टारगेट मैं अचीव कर सकता हूँ, फिर आप कहते हैं अच्छा ग्रोथ के ऊपर मेरे क्या कंसर्न्स हैं, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर मेरे क्या कंसर्न्स हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आपने रिस्क भी बहुत सारे मेंशन किए हैं। ये महंगाई में तो कमी हो रही है, आपने कहा जैसे कि महंगाई का जो टारगेट है इस साल का 12% का उम्मीद भी हो जाएगा, लेकिन अगले 2 सालों के लिए आपने लिखा है कि टारगेट मीट नहीं होगा। जो रिस्क मेंशन किए स्टेट बैंक ने वो भी हम ज़रा आपको बता दें, लिस्ट कर दें। स्टेट बैंक लिखता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कि साथ ही मालियाती कमज़ोरियों और जवाल पजीर बैरूनी आमद रकूम। अब यहाँ पे ही मैं जो उर्दू में स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी आती है, बड़ी इसमें मुश्किल ज़बान होती है, बट कोशिश हम कर रहे हैं कि वहीं से बता दें। हाँ, तो ये बताया जा रहा है कि जो भी फिस्कल साइड पे, यानी कि जो हुकूमत के अखराजात हैं और हुकूमत की जो टैक्स पॉलिसी है, जो टैक्स आमदनी हासिल होती है, वहाँ पे कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुई। और इसके अलावा चूँकि IMF का प्रोग्राम भी ख़त्म हो गया, तो जो बाहर से पैसा आता है वो भी एक सोर्स जो है ख़त्म हो रही है। तो ये एक रिस्क है, और ये स्टेट बैंक कहता है कि इसके जो है ख़तरात हो सकते हैं आगे जाके। इसके अलावा ये भी स्टेट बैंक कहता है कि मज़ीद बरना तवानाई के शदीद बहरान और अमन अमान की मखदूश सूरत हाल ने पैदावारी सरगर्मियों के लिए मुल्की इक़्तिसादी माहौल को बेहद नासाजगार बना दिया है। स्टेट बैंक ये भी लिख रहा है साथ में जो फ़ैसला किया गया है 1.5% कमी जो की गई है शरह सूद में, उसमें ये कहा गया है कि मुल्क में सरमायाकारी में इजाफे के लिए और जो निजी शोबे के को कर्ज़ की फरहमी को बेहतर बनाने के लिए भी ये फ़ैसला किया गया है। लेकिन स्टेट बैंक लिख रहा है कि तवानाई का बहरान भी एक बड़ा रिस्क है, और इसके अलावा जो हालात हैं हमको नज़र आ रहे हैं अमन अमान के, वो भी एक बड़ा रिस्क हैं। फिर तेज़ी से बिगड़ते हुए आलमी मुआशी हालात भी, ख़ुसूसन इन ममालिक में जहाँ पाकिस्तान की बरामदात जाती हैं, जो एक्सपोर्ट पाकिस्तान की जाती हैं, वहाँ भी हमको पता है कि हालात इतने अच्छे नहीं हैं, हौसला अफजाई का बायस नहीं। इसके अलावा महंगाई पे इस साल, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इस साल का जो टारगेट है 12% का, वो तो हासिल हो जाएगा। आइंदा माली साल यानी कि 2013 और माली साल 2014 में महंगाई के वस्त मुद्दती अहदाफ बिलतरतीब 9.5% और 8% को हासिल करने के हवाले से ख़तरात मौजूद हैं। इन ख़तरात की बड़ी वजह बैंकों से हुकूमत का मुसलसल कर्ज़ लिए जाना, शरह मुबादला में कमी और तवानाई की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। और इसके अलावा निजी शोबे के कर्ज़े में ज़्यादा पायदार इजाफे, और फिर इसके नतीजे में मईशत में सरमायाकारी बढ़ने के लिए मालियाती इस्लाहात दरकार होंगी। ये स्टेट बैंक पहले भी कहता चला आ रहा है। तो रिस्क आपने काफ़ी मेंशन किए हैं। तो अब जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था ना कि आम शख्स जो अपने कोई भी उसको अपने माली फ़ैसले करने हैं सरमायाकारी के, मैं तो अब बड़े बिजनेसमैन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आम लोग भी अक्सर सवाल पूछते हैं कि जी मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे क्या पर्सनल लोन ले लूँ, अभी तो कर्जा का जो रेट है शरह सूद वो काफ़ी ज़्यादा है। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ। तो आप समझते हैं कि क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है, एक आम शख्स के लिए भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है कि एक क्लियर सिग्नल, एक क्लियर मैसेज स्टेट बैंक दे और इस पे वो ताकि अपने फैसले करें। देखिए मैसेज तो बहुत क्लियर है फ्रॉम द डिसीजन दैट हैज़ बीन टेकन।
जो आप फैक्टर्स गिनवा रहे हैं ये कोई अचानक स्टेट बैंक ने नहीं लिखे हैं। आप पिछली हमारी 6, 7, 8 साल 2 साल से उठा के देख लें, कंसिस्टेंटली वी हैव बीन रेजिंग एग्जैक्टली द सेम इश्यूज फॉर अ वाइल और सेइंग इट कि किस टाइम पीरियड में हमें ये खतरात नज़र आ रहे हैं। उसमें 2 बड़े खतरात, बिजली के मसले सबको मालूम है, मौजूद हैं, बढ़ गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, सारी कौम को मालूम है कि बड़े मुश्किल हालात हैं। उसका जो इम्पैक्ट है ग्रोथ के ऊपर वो शायद लोग पूरी तरह अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, लेकिन लार्जली अंडरस्टैंड करते हैं कि बड़े डैमेजिंग इम्पैक्ट हैं दोनों के, एनर्जी शॉर्टेजेस के भी और लॉ एंड ऑर्डर की। तो वो अपनी जगह एक मौजूद है, हम फिर भी उसको बार बार हाईलाइट करते हैं कि ये समझना ज़रूरी है। बिल्कुल। मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर हमने पहले भी हाईलाइट किया कि फिस्कल वीकनेसेस मौजूद हैं। आपका खसारा जो है, गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है, बजट डेफिसिट है, वो मौजूद है। खसारे मौजूद होने का मतलब है कि उनकी बोरोइंग रिक्वायरमेंट मौजूद है, बल्कि खसारा अगर बढ़ गया है तो बोरोइंग रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी और मज़ीद बढ़ जाएगी अगर बाहर से जो पहले कर्जे आपको मिल रहे थे वो नहीं आएंगे। ये हम पहले भी हाईलाइट करते रहे हैं, ये हमने दोबारा भी हाईलाइट किया है कि ये ख़तरा मौजूद है। दूसरा, फ्लोज के ऊपर अगर हम ये बात भी पहले भी हाईलाइट कर चुके हैं कि येस, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, आप मोटा समझ लें उसको, आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और जो और आइटम्स हैं, रेमिटेंसेस, उनके बाद जो आपका बैरूनी खसारा है वो तो मालूम, हम मानते हैं कि वो कम है और बड़ी अच्छी बात है, एंड वी टेक कंफर्ट फ्रॉम दैट। लेकिन जो आपके फ्लोज हैं वो किस हिसाब से आ रहे हैं, आपके रिजर्व पे प्रेशर है या नहीं है, तो वो रिस्क मौजूद है। हमने पिछले 3 स्टेटमेंट में लिखा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ओवरऑल जो है उसको असेस ध्यान से करना चाहिए। खाली करंट अकाउंट का नंबर कोट करके या एक्सपोर्ट का नंबर कोट करके आप कंक्लूड नहीं कर सकते कि आपकी बैरूनी सूरत हाल बहुत मजबूत है। क्योंकि एक चीज़ जो आपने पिछली मॉनेटरी पॉलिसी मेंशन की थी, इस स्टेटमेंट नज़र नहीं आई, और वो IMF का जो हमको कर्जा वापस करना है इस साल, उसका जिक्र नहीं है। वो भी बड़ी लास्ट लाइन अगर आप देखें, लास्ट पैराग्राफ एसेंशियली इज सेइंग दैट, नॉट सेइंग एक्सप्लिसिटली कि IMF की वजह से नहीं कहा, वो आपने कहा सिंपली सेइंग कि आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन ये जरूर लिखा है, बिल्कुल ठीक है ना। तो वो एसेंशियली इट इज आफ्टर अकाउंटिंग फॉर ऑल द रीपेमेंट्स व्हिच एवरीबडी नोज, जो स्टेट बैंक ने ही हाईलाइट किए हैं। ठीक है, मैं तो ये बात अर्ज कर रहा हूँ बेसिकली कि देखें, किसी भी कोई भी सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक भी उसमें शामिल है, कोई भी फैसला, चाहे वो इंटरेस्ट रेट ऊपर लाने का किया जाए या नीचे लाने का किया जाए या स्टेटस को रखने का किया जाए, उसमें हमेशा कॉस्ट एंड बेनिफिट्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें हमेशा असेसमेंट की जाती है कि क्या उम्मीद है, क्या तवक्को है, इस फैसले के क्या फ़वायद होंगे और क्या ख़तरात मौजूद हैं जो उन फ़वायद को डाइल्यूट कर सकते हैं। तो ये हर डिसीजन में ट्रेड ऑफ हमेशा मौजूद होते हैं। आपको वेट असाइन एसेंशियली करना पड़ता है इन अ जजमेंट सेंस कि यार ये मैं फ़वायद देखता हूँ, ये मेरी प्रायोरिटीज़ हैं और इन चीज़ों के ऊपर मुझे ख़तरात मौजूद हैं, तो मैं किस चीज़ को कितना वेट देता हूँ, उस हिसाब से फिर फैसला किया जाता है। ठीक है, ये ख़तरात मौजूद थे। अब हमने लास्ट टाइम 50 का कट किया, क्लियरली आर्टिकुलेटिंग के इन्फ्लेशन पे हमारे जो खतरात थे वो निस्बतन कम है। हमने पहले बात की टारगेट मीट करने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। करंट अकाउंट का खसारा बहुत कम हो चुका है, इस वक्त मैनेजेबल है, अगरचे फाइनेंशियल फ्लोज के ऊपर रिस्क मौजूद है, ये बात हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक जो बड़ा थॉर्नी इशू रहा है रिसेंटली, वो फ़िलहाल क्वार्टरली बेसिस पे कंट्रोल में नज़र आ रहा है, तो उसकी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस के ऊपर बेनिफिशियल इम्पैक्ट की ज़रूरत है। फिर प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट जो है वो बिल्कुल नहीं जा रहा, इन्वेस्टमेंट खास तौर पे मुल्क में मोर इम्पोर्टेंटली बिल्कुल नहीं जा रही। हमारी असेसमेंट अभी भी यही है कि उसमें आपकी लॉ एंड ऑर्डर कंडीशंस, एनर्जी शॉर्टेजेस वो बड़ी वजह है। लेकिन ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट पॉलिसी सेंट्रल बैंक की इफेक्ट करती है। के एक आम शख्स के लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ ना कि ये रिस्क पहले भी थे, अब भी मौजूद है, बल्कि शायद हो सकता है कि इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला जो इशू है, रिस्क वो बढ़ गया क्योंकि IMF का प्रोग्राम खत्म हो चुका है और हुकूमत ने ज़ाहिर इसको फिलहाल तो रिवाइव देखिए, आई एम सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आम आदमी को ना ज़रूरत है ना होनी चाहिए, तभी वो इदारे बनते हैं मुल्क के अंदर और वो काम करते हैं। उसको ये जानना कि हुकूमत के कितने टैक्सेस हैं, कितने एक्सपेंडिचर्स हैं, क्यों हैं, क्या हैं, कैसे हैं, मोटी बात मालूम हो सकती है, लेकिन उसको असेस करने की ज़रूरत नहीं है। दे गोना सी कि मेरी ज़िंदगी कितनी सुकून में है, मुझे बिजली मिलती है कि नहीं मिलती है, मैं महंगाई, मेरी जो तनख्वाह है उसमें मेरा गुजारा होता है या नहीं होता है। दैट स्टेट बैंक ने हमेशा कहा है कि महंगाई काबू पाना हर सेंट्रल बैंक की और इंक्लूडिंग स्टेट बैंक की अव्वलीन तरजीह है, क्योंकि आम आदमी को सबसे पहले वो हिट करती है, वो चीज़ हिट करती है। बिल्कुल। और अगर आम आदमी थोड़ा सा इतना आम नहीं है, जो बैंक के पास कर्जे ले जा रहे हैं वो इतना आम आदमी नहीं है। आम आदमी आपका बेसिकली इस वक्त खाने पीने की चीज़ों को तरस रहा है और जो मिल रही हैं वो महंगाई बहुत महंगी मिलती हैं उसको। तो थोड़ा आम आदमी स्क्वायर्ड जो है आपका, थोड़ा सा आम से एक नॉच ऊपर, जो सोच रहा है कोई कर्जे लिए जाए, कोई हाउस लोन लिया जाए, कोई गाड़ी ली जाए, कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाए छोटा मोटा, तो येस इंटरेस्ट रेट जब गिरते हैं तो उस आम आदमी को उसका फ़ायदा होता है। तो उसको ये कंसिडरेशन आम आदमी की नहीं है
कि अवेयर होना चाहिए फॉर देयर इंटरेस्ट कि लेकिन भाई risk अभी भी मेरे है, इकोनॉमी में risk रिस्क हैं। कौन से हैं, इकोनॉमी में रिस्क हैं, हाँ। तो वो उसको अगर वो इंटरेस्ट और लेगा, अगर इन चीज़ों पे इन जी, रिस्क जी। पे हुकूमत ने एक्ट नहीं किया तो बिल्कुल, सूरत हाल खराब भी हो बिल्कुल, सकती वो है और इंटरेस्ट लेगा। दोबारा भी शरह सूद बढ़ सकती है और उसका फिर उसको उस पे उसका असर पड़ेगा। प्रिसाइसली डिपेंड करता ये है बड़ा कौन कितना ज़रूरी इंटरेस्ट है। लेता है, वो उसको लेना चाहिए। तो वो बड़े बड़े रिस्क अभी भी मईशत में पूरे पूरे मौजूद हमको नजर आ रहे हैं। वो मौजूद हैं। ठीक है, एक और ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापस आके हम एक और अहम पॉइंट मेंशन करेंगे कि एक तो महंगाई में ज़रूर हम देख रहे हैं कि जो शरह है उसमें कमी नज़र आई है। एक और वजह जिसकी वजह से स्टेट बैंक शरह सूद में कमी नहीं करा था, वो हुकूमत की जो बोरोइंग थी स्टेट बैंक से वो बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उसमें भी हमने कमी देखी है। लेकिन स्टेट बैंक से बोरोइंग तो कम हो गई है, लेकिन साथ साथ जो बोरोइंग हुकूमत कर रही है कमर्शियल बैंक से वो काफ़ी बढ़ गई है, यानी कि हुकूमत की जो पैसे की नीड है वो कम नहीं हुई है। हमने थोड़ा सा इजाफा देखा है जो टैक्स आमदनी पहले क्वार्टर में हमको नज़र आई है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने ज़्यादा कर्जे ले रही है। तो इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हमने देखा कि स्टेट बैंक ने काफ़ी पैसा इंजेक्ट भी किया है बैंकिंग सिस्टम में, तो इस पर भी हम बात करेंगे, उससे क्या असरात हो सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हुकूमत की बोरोइंग स्टेट बैंक से तो कम हुई, लेकिन कमर्शियल बैंक से हुकूमत ज़्यादा पैसे लिए। पिछले साल की पहली छमाही से अगर कंपेयर किया जाए तो हुकूमत की जो, अगर शॉर्ट मैं इसको ब्रीफ करूं कि हुकूमत की जो बोरोइंग नीड है, उसको पैसे की जो नीड है वो कम नहीं हुई है। और एक चीज़ ये बताएं डॉक्टर साहब कि स्टेट बैंक ने मार्केट में बहुत पैसा इंजेक्ट किया है, यानी कि जो मनी मार्केट थी उसमें पैसे की शॉर्टेज थी, लिक्विडिटी जिसको कहते हैं उसकी कमी थी, तो स्टेट बैंक ने काफ़ी पैसा पंप इन किया है। तो ठीक है कि स्टेट बैंक से तो डायरेक्टली बोरो नहीं हो रहा, लेकिन अगर 292 अरब रुपए स्टेट बैंक ने सिस्टम में डाले हैं तो ये एसेंशली यही नहीं कह रहा कि जी वो आप ही हुकूमत की जो नीड है उसको फाइनेंस नहीं कर रहे हैं। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है, आम आदमी के कॉन्टेक्स्ट में हम पहले बात कर रहे थे, और ये बात मैं पहले भी कई दफ़ा इसी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और ये बहुत आसान सी बात है। देयर इज़ एन एक्स डिमांड ऑफ मनी। मुल्क में एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी की डिमांड मौजूद है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, हुकूमत है, जो भी है, टोटल आप बात करें मोटी, एक एक्स अमाउंट चाहिए सिस्टम को, मुल्क को चाहिए, डिमांड है, उसमें लार्जली गवर्नमेंट बोरोइंग की वजह से डिमांड है। ठीक है ना। सप्लाई कौन करेगा? आपके दो सोर्सेज होते हैं उस फंडिंग बेस, उस मीट करने के लिए, उस क्रेडिट रिक्वायरमेंट को या मनी की डिमांड को। या आप फॉरेन रेवेन्यू, फॉरेन एक्सचेंज बिल्ड करें, यानी कि आपकी बरामदात ज़्यादा हों, दरामदात से और फ्लोज आ रहे हों, मुल्क में इन्वेस्टमेंट हो रही हो, सो फोर्थ, या आपके डिपॉजिट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं लार्जली। तो अब ये दो सोर्सेज आपके पास आ रहे हैं तो अच्छी बात है। जो स्टेट बैंक इंजेक्शन का रोल होता है, क्योंकि ये डिपॉजिट में ऊंच नीच चलती है, सीजनैलिटी जिसे हम कहते हैं, ईद में लोग कैश निकालते हैं, खर्चा करते हैं, सिस्टम से डिपॉजिट निकलता है, वो सिस्टम में वापस आ जाता गिरे हैं इस क्वार्टर और डिपॉजिट गिरे हैं, वो पार्टली उसमें ईद का भी सीजन है, बिल्कुल पार्टली 200 रुपये, बिल्कुल वो वापस आते हैं। कुछ इस मरतबा कम आए हैं, फ्लड का इम्पैक्ट भी हो सकता है, बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, लार्जली सीजनैलिटी का इम्पैक्ट है, लेकिन फ़िलहाल वो नहीं है। तो लिहाजा अगर वो इतनी डिमांड मौजूद है और सप्लाई कम हुई है डिपॉजिट की वजह से, या रिजर्व गिरे हैं जो उनसे क्वार्टर 1 में 1 बिलियन के करीब रिजर्व गिर चुके हैं पहले क्वार्टर में, ठीक, तो वो सिस्टम में वो लिक्विडिटी नहीं आई, तो वो नहीं आई, तो उसका जो गैप है वो स्टेट बैंक अपनी इंजेक्शन से पूरा करता है। ये नॉर्मल फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, ठीक है, इसको टेक्निकल उसमें कहते हैं टू स्क्वायर ऑफ द मार्केट, बिल्कुल, ठीक है ना। ये डे टू डे फंक्शन होता है, वो एक हफ्ते के लिए आप डालते हैं, एक हफ्ते बाद वो आ जाता है सिस्टम में, पैसा बाहर से फ्लोज आ गए तो आपने निकाल लिया सिस्टम से, डिपॉजिट दोबारा ग्रोथ बढ़ जाती है सीजनलिटी इफेक्ट के बाद, तो आप दोबारा वापस सिस्टम से निकाल लेते हैं। तो ये नॉर्मल फंक्शनिंग चलती रहती है। जो बात समझने की है, जिसलिए हमने इसको थोड़े से रिस्क फैक्टर में लिखा है कि क्या आया ये टेम्प्रेरी शॉक है, क्या ये मुस्तकिल है। तो अगर तो ये टेम्प्रेरी है तो वो तो फिर एक नॉर्मल सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन है, उसको फिर लिखने की इस तरह हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। तो हमें थोड़ा सा हमें उसमें थोड़ा सा रिस्क नज़र आ रहा है कि ये फिलहाल तो टेम्प्रेरी है, क्योंकि क्वार्टर 1 में सीजनैलिटी है, ठीक है, रमज़ान का इफेक्ट है, आपकी हज के रिलेटेड आगे फ्लोज आते हैं, इनफ्लोज वगैरह इफेक्ट होते हैं, तो पार्ट ऑफ सीजनैलिटी है। तो आगे आने वाले महीनों में इसलिए हमने इसको उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कि इस पर क्लोजली नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर वो अगर ये मुस्तकिल होता है तो फिर अकाउंटिंग सेंस में इस इंजेक्शन में और डायरेक्ट गवर्नमेंट बोरोइंग में स्टेट बैंक से कोई फ़र्क नहीं है। अकाउंटिंग सेंस में ये भी मनी क्रिएट कर रहा है, वो भी मनी क्रिएट कर रहा है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट इज़ डिफरेंट, इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग इज़ डिफरेंट। क्यों? गवर्नमेंट बोरोइंग स्टेट बैंक से गवर्नमेंट फैसला करती है कितना कर रहा है कितना नहीं, ये स्टेट बैंक का फैसला होता है, तो वी कैन कंट्रोल दैट मच मोर इफेक्टिवली।
अगर हम समझते हैं इसको निकाल देंगे सिस्टम से तो निकाल सकते हैं, डालने की ज़रूरत है तो हम डाल सकते हैं। क्योंकि फिर ये आप इस बात से एग्री करेंगे कि अगर स्टेट बैंक ने ये 292 अरब रुपये इंजेक्ट नहीं किए होते तो जो काइबोर, जो मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया था कि काइबोर का जो रेट है वो प्रॉब्ली उसको कंट्रोल नहीं रखा जा सकता है जो उसको रखा गया पिछली मॉनेटरी पॉलिसी के बाद, जो 13.3% पे वो पिछले 2 माह तक हमको नज़र आया। तो वो अगर ये स्टेट बैंक की इंजेक्शन नहीं तो काइबोर काफ़ी ऊंचा चला जाता और इवेंचुअली जो कर्जा ले रही होती जो भी इदारे या लोग कर्जा ले रहे होते हैं उनको ज़्यादा शरह सूद पे कर्जा मिल रहा होता है। बिल्कुल, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि वो आइसोलेशन में तो नहीं हो रहा डिसीजन। तो हमने डिसीजन लिया था कट करने का इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट जब कट करने का मतलब है कि आपने उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना है। यानी कि मार्केट सिस्टम अगर कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे तो स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है कि वो सिस्टम में इंजेक्ट करके रेट्स को नीचे लेके जाए। जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसला कर लिया है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे तो उसको इम्प्लीमेंट करने का हिस्सा है ये इंजेक्शन करना, इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लाना। लेकिन रिस्क है, या वही बात टेम्परेरी परमानेंट में सेपरेट करना ज़रूरी है कि अगर ये प्रेशर नहीं रिमूव होंगे, अगर आपके मुल्क में फ्लोज नहीं आएंगे बाहर से, अगर आपके डिपॉजिट नहीं ग्रो करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। ये बार बार आपको इंजेक्ट करके नीचे रखने पड़ेंगे रेट्स को। तो ये एक वही जिससे मैंने पहले बात की, दूसरा ये हर सेंट्रल बैंक के उसमें हमेशा ये ट्रेड ऑफ्स होते हैं। यू टेक अ सर्टेन डिसीजन, यू से एंड आर्टिकुलेट द रीज़न जो हमने लिखे हैं कि इसलिए हमने इंटरेस्ट रेट काटे हैं, ये फ़वायद हम देख रहे हैं, इसकी वजह से आ सकते हैं। और महंगाई पे हमें ये इस वक्त हमारी सूरत हाल हमें नज़र आती है कि हम टारगेट मीट कर सकते हैं। फिर आप कहते हो कि ये रिस्क मौजूद हैं लेकिन हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे जो पॉलिसी हमें दी गई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हमें दी है। तो स्टेट बैंक उसको फिर डे टू डे ऑपरेशंस में अपने तो अब जो 150 बेसिस पॉइंट का 1.5% कमी हुई है इसको भी मेंटेन करने के लिए फिर आप आगे इंजेक्शंस करते रहेंगे। आपके हमारी इंजेक्शंस के बगैर आप देख लें, दिस इज़ द पावर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जो लोग कहते हैं कि इफेक्टिव नहीं होती, एटलीस्ट इस एंगल पे अनाउंस हुआ है उसके अगले दिन 100 बेसिस पॉइंट्स से ज़्यादा मार्केट रेट्स हमारी इंजेक्शन के बगैर गिर जाते हैं। बिकॉज वी आर द इंटरेस्ट रेट सेटर्स। सेंट्रल बैंक जहाँ सेट करता है मार्केट के वहाँ पे आते हैं। जो दिक्कत ये आती है कि वो कितनी सस्टेनेबल है, वहाँ कितनी देर रहेंगे, तो उसमें फिर वो लिक्विडिटी के प्रेशर्स जो हैं, कंडीशंस जो हैं वो भी डिटरमिन करती हैं। लेकिन सेंट्रल बैंक इज़ नॉट अ बाय स्टैंडर, दे कैन इंटरवीन एंड दे डू इंटरवीन। द क्वेश्चन इज़ कि ये कितनी देर प्रोलॉन्ग करेंगे। तो जो फंडामेंटल बात जो आपने जहाँ से बात शुरू की थी कि गवर्नमेंट के बोरिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट का बोरिंग प्रेशर स्टेट बैंक देख रहा है कि जी, तो गवर्नमेंट का बोरिंग प्रेशर क्यों है, गवर्नमेंट का बोरिंग प्रेशर क्यों है, ये बात हम 3 साल से कर रहे हैं। रेवेन्यूज गवर्नमेंट के कम हैं, खर्चे गवर्नमेंट के ज़्यादा हैं, बात वहीं आ जाती है। बोरिंग होगी, जब तक आप फिस्कल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे ये प्रेशर सस्टेनेबल बेसिस पे रिमूव नहीं होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने वक्त निकाला प्रोग्राम में शिरकत की। हम डॉक्टर हमजा अली मलिक से बात कर रहे थे, डायरेक्टर मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट स्टेट बैंक। और आखिर में जो बात हुई है घूम फिर के दोबारा वहीं आ गई है कि ठीक है यहाँ पे हमने शरह सूद में कमी कर दी है स्टेट बैंक ने, अब हुकूमत की जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं। फिस्कल साइड पे जो हुकूमत को इस्लाहात करनी है उसमें अपने अखराजात में जहाँ भी गैर ज़रूरी अखराजात हैं उसमें कमी करनी है। हमेशा हम बात करते हैं कि जब मुश्किल टाइम आता है तो तरक्याती मनसूबे कट हो जाता है, गैर ज़रूरी अखराजात पे कट नहीं होता, वो करके दिखाना होगा हुकूमत को। और टैक्स आमदनी में इजाफे की बहुत ज़रूरत है। तो फिस्कल साइड पे रिफॉर्म्स जब तक नहीं होंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी का फ़ायदा इतना नहीं होता और इसलिए हमने देखा है कि फिर स्टेट बैंक में तनकीद होती है। अब देखते हैं कि इस फ़ैसले के बाद हुकूमत अपनी फिस्कल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर कितना काम करती है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है 1 से 2 @geo.tv। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।